संस्कार भारती पीजी महाविद्यालय की डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे थे बीकॉम पार्ट 3 में। बीकॉम आर ईडीएसटी पेपर फर्स्ट auditing and management accounting ये पेपर चल रहा था अपना और उसका टॉपिक चल रहा था कैपिटल स्ट्रक्चर। टॉपिक था कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना। पूंजी संरचना मैंने बताया था, पूंजी संरचना में हम समता अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जन और ऋण पत्रों को शामिल करते हैं। और फिर मैंने आपको पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट भी बता दिया था। पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में क्या था कि ईबीआईटी लिखेंगे, उसमें से इंटरेस्ट घटाएंगे, ईबीटी आ जाएगा, लेस टैक्स घटाएंगे, ईएटी आ जाएगा, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटा देंगे, तो अपना आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो फिर अपना ये पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया था और अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था समता पर व्यापार। क्या? समता पर व्यापार। और समता पर व्यापार में भी अपन ने कर लिया था क्या कि जब एक कंपनी, जब समता पर व्यापार ये टॉपिक चल रहा था अपना समता पर व्यापार, समता पर व्यापार, ट्रेड ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार, ट्रेड ऑन इक्विटी या समता पर प्रत्यय। मैंने बताया था समता पर व्यापार का मतलब बताया था जब एक कंपनी अपनी अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी से भी व्यापार प्रारंभ करती है तो उसे क्या कहते हैं रे? समता पर व्यापार कहते हैं। और फिर मैंने ये बताया था कि समता पर व्यापार दो प्रकार का होता है, एक अल्प समता पर व्यापार और दूसरा उच्च समता पर व्यापार। एक तो कौन सा होता है? अल्प समता पर व्यापार और दूसरा उच्च समता पर व्यापार। अब यहाँ हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज की कि जैसे अगर किसी प्रश्न में समता पर व्यापार पूछा जाए तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर into 100 बटा इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखिए समता पर व्यापार पे हमें, समता पर व्यापार जब भी हमें कैलकुलेट करना है क्या समता पर व्यापार, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बटा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आता है देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? समता पर व्यापार।
इसे ही बोलते हैं समता पर प्रत्याय। समता पर प्रत्याय भी इसे बोला जाता है। समता पर प्रत्याय भी इसे बोला जाता है। मैंने इसका अर्थ भी बता दिया, इसके प्रकार बता दिए और इसका ये फॉर्मूला भी बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चन में समता पर व्यापार कैलकुलेट किया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम तटस्थ बिंदु। तटस्थ बिंदु, तटस्थ बिंदु कहा बिंदु, देखिए तटस्थ बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तटस्थ बिंदु, तटस्थ बिंदु, ठीक है, तटस्थ बिंदु, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, तटस्थ बिंदु। देखिए तटस्थ बिंदु क्या होता है? समता पर व्यापार, समता पर व्यापार। तटस्थ बिंदु वह बिंदु है, तटस्थ बिंदु वह बिंदु है, बिंदु है जिस पर विनियोजित, जिस पर विनियोजित, विनियोजित, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, पूंजी पर प्रत्याय, प्रत्याय दर, प्रत्याय दर, ऋण पर ब्याज दर के समान होती है, दर के समान होती है। देखिए तटस्थ बिंदु बता दिया मैंने, तटस्थ बिंदु, तटस्थ बिंदु वह बिंदु है जिस पर विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय ऋण पर ब्याज दर के समान होती है, उसे क्या कहेंगे? तटस्थ बिंदु कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कहेंगे। तटस्थ बिंदु देखिए ये तटस्थ बिंदु, अब तटस्थ बिंदु जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है? तटस्थ बिंदु में हमें क्या करना पड़ता है? हमें तटस्थ बिंदु में ईबीआईटी कैलकुलेट करना पड़ता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ईबीआईटी किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, देखिए इसका फॉर्मूला x माइनस r1 1 माइनस p माइनस pd1 बटा n1 इक्वल टू x माइनस r2 1 माइनस p माइनस pd2 बटा n। इस प्रकार से तटस्थ बिंदु निकाला जाता है। तटस्थ बिंदु का फॉर्मूला देखिए x माइनस r1 1 माइनस t माइनस pd1 बटा n इक्वल टू x माइनस r2 1 माइनस t माइनस pd2 इक्वल टू n2। देखिए यहां पर x का मतलब क्या होगा? x इक्वल टू ईबीआईटी होगा कि x की वैल्यू यहां कैलकुलेट होकर आएगी और उसे बोला जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। x इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप इसे पीबीआईटी भी बोल सकते हैं या इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए R1 इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है, ऑन फर्स्ट ऑप्शन इंटरेस्ट रेट ऑन
फर्स्ट ऑप्शन R2 interest rate on सेकंड ऑप्शन। देखिए प्रथम विकल्प में ब्याज दर क्या होगी, द्वितीय विकल्प में T इक्वल टू टैक्स रेट, टैक्स रेट TD इक्वल टू PD1, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन फर्स्ट ऑप्शन, और PD2 इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन सेकंड ऑप्शन। ठीक है, N1 बोले तो N1 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ इक्विटी शेयर और फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। और दूसरा आपका क्या है N2, देखिए N2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भी आ जाएगी, R1 क्या होगा इंटरेस्ट रेट ऑन फर्स्ट ऑप्शन, R2 इंटरेस्ट रेट ऑन सेकंड ऑप्शन, T इक्वल टू टैक्स रेट, PD1 इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन फर्स्ट ऑप्शन, PD2 इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन सेकंड ऑप्शन, N1 बराबर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट ऑप्शन, N2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। तो ये तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैलकुलेशन में आपको पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जब भी प्रश्न में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके माध्यम से आपका क्या कैलकुलेट होगा, EBIT कैलकुलेट होगा, और EBIT जैसे ही कैलकुलेट होगा फिर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं वो भी आगे देखिए। अर्निंग पर शेयर देखिए या फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। देखिए यहां पे आएगा EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस क्या करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या आएगा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस क्या करेंगे टैक्स, तो क्या आएगा EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और तो आपका क्या आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर होगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ भाग देना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर, तो आपका क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है किसमें, तटस्थ बिंदु, तटस्थ बिंदु, ठीक है, क्लियर। क्या करना पड़ेगा, पहले ईबीआईटी निकालना पड़ेगा, ईपीआईटी के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये आपका तटस्थ बिंदु भी कंप्लीट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विचाराधीन एक नवीन परियोजना पर 300 लाख रुपए, 300 लाख रुपए पूंजी व्यय की आवश्यकता, किसकी है, पूंजी व्यय की आवश्यकता है। 300 लाख रुपए पूंजी व्यय की आवश्यकता है, 300 लाख रुपए पूंजी व्यय की आवश्यकता है। आवश्यक कोषों की प्राप्ति, आवश्यक कोषों की प्राप्ति पूर्णतः 100 रुपए वाले समतांश अंश या 200 लाख रुपए मूल्य के समता अंश समता अंश और 100 लाख रुपए मूल्य के 15% वाले ब्याज पर ऋण से की जा सकती है, की जा सकती है। कर की दर 50% है। अंशों में विनियोजकों को दोनों विकल्प तटस्थ रख सके, तटस्थ रख सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी की बुक का, कैपिटल स्ट्रक्चर का, मैंने नोट्स भी लिखा दी। देखिए, विचाराधीन एक नवीन परियोजना पर 300 लाख रुपए पूंजी व्यय की
की आवश्यकता है। कितने रुपए, एक कोई भी नई परियोजना स्थापित कर रही है और कितने पैसे की आवश्यकता है, 300 लाख रुपए की आवश्यकता है। आवश्यक कोषों की प्राप्ति पूर्णतः 100 रुपए वाले क्षमता, भाई कंपनी को कितने लाख रुपए चाहिए, 300 लाख रुपए चाहिए। तो 300 लाख या तो पूरे के पूरे किससे हो जाएंगे, क्षमता अंशों से, या फिर 100 लाख तो किसके, क्षमता अंश, और प्लस 200 लाख किसके, क्षमता अंश, और ये किससे, ऋण पत्रों से। देखिए क्वेश्चन आराम से साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि 300 लाख रुपए लेके आ सकता है, आवश्यक कोषों की प्राप्ति पूर्णतः 100 रुपए वाले क्षमता। 300 लाख है पूर्णतः क्षमता, किससे, पूर्णतः क्षमता से, या 100 रुपए वाले क्षमता, या 200 लाख रुपए मूल्य के क्षमता। 200 लाख रुपए के तो क्या हो सकते हैं, या 200 लाख रुपए मूल्य के क्या हो सकते हैं, क्षमता अंश हो सकते हैं, प्लस 100 लाख रुपए के क्या हो सकते हैं, ऋण पत्र हो सकते हैं। 100 लाख रुपए के ऋण पत्र 15% ब्याज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 लाख पे की जा सकती है। कर की दर टैक्स रेट है 50% की, टैक्स रेट कितनी है, 50%। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, अपना फॉर्मूला x माइनस r1 1 माइनस t माइनस PD1 बटा n1 इक्वल टू x माइनस r2 1 माइनस t माइनस PD2 बटा n2। ये था आपका, क्लियर हो गया। तो देखिए x तो यहां निकल कर आएगा x माइनस r1 का मतलब यहां पे प्रथम विकल्प में ये क्या बोला, पूर्ण क्षमतांशों से। जो 300 लाख रुपए वो पूरे के पूरे किससे पूरे किए जाएंगे, 300 लाख क्षमतांशों से। तो आपका ब्याज तो यहां है ही नहीं कुछ भी। तो देखिए टैक्स रेट 1 माइनस 0.50 PD है नहीं, और यहां पर 300 लाख, भाई 300 लाख में आप डिवाइड करोगे, 300 लाख में एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, तो आपके कितने बचेंगे, 3 लाख। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पर कितने आएंगे रे, 3 लाख। भाई ये दो विकल्प है, ये पहला विकल्प और ये दूसरा विकल्प। भाई कंपनी को 300 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी कह रही है कि मैं पहले ऑप्शन में प्रथम विकल्प में 300 लाख पूरे के पूरे पैसे कहां से लूंगी, समतान से। लेकिन अगर दूसरा विकल्प कंपनी के पास है कि वो 300 लाख रुपए चाहिए, तो वो कह रही है कि मैं 100 लाख 200 लाख को किससे लूंगा, समतान से, प्लस 100 लाख किससे लूंगा, ऋण पत्रों से पैसा लूंगा। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहां पर 200 प्लस 300 टोटल हो रहा है, यहां 300 लाख पूरा का पूरा किससे ले रहा है, समतान से। तो 300 लाख में मैं एक समतान यहां रेट दे दी थी कि एक समतान 100 रुपए का है, 100 रुपए वाले समतान। तो 300 लाख में 100 रुपए का भाग देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख आ जाएंगे। फिर देखिए सेकंड विकल्प में x नहीं है r, यहां पे देखिए 100 लाख का 15% निकालिए, 15%, तो ये कितना आता है, 15 लाख। तो यहां पर आपकी ब्याज की रेट सेकंड ऑप्शन में कितनी आ गई, 15 लाख, और 1 माइनस 0.50। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, भाई 100 लाख तो आपने किससे ले लिए, ऋण पत्रों से पैसा ले लिए, तो बचे कितने, 200 लाख। तो 200 लाख में 100 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख यहां पर क्या आ जाएगी आपकी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे कितने, 2 लाख। तो देखिए x यहां 0.5 डिवाइड बाई 3 लाख इक्वल टू x माइनस 15 लाख 1.5 डिवाइड बाई 2 ले, क्या हो गई, 2 ले। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5x डिवाइड बाई 3 लाख इक्वल टू
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5x माइनस 7,50,000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 लाख। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां इसको क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1,50,000 x माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 75 इंटू 3 225 कितनी जीरो 5 1 2 3 4 5 और इधर कितनी जीरो 4 1 2 3 और 4। क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई इक्वल टू 1 लाख x। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे है 1.5 लाख x माइनस उसको इधर लेके आइए तो 1 लाख x ये इक्वल से इधर जाएगा तो क्लियर? अब देखिए इसमें से 1.5 लाख में से 1 लाख आया तो ये कितना बचा 50,000 है इक्वल टू 225 खरबों में पैसा चला गया। क्लियर हो गया? तो देखिए x इक्वल टू 50,000 लगा दो। देखिए 6 डिवाइड बाय 50,000 45 लाख x इक्वल टू 45 लाख। आपकी x बोले तो EBIT इक्वल टू कितना आएगा 45 लाख रुपए आपका EBIT आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 लाख। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है? देखिए यहां कैलकुलेट कर रहा हूं ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फर्स्ट। देखिए यहां पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, बताया था मैंने पर्टिकुलर। अब देखिए आपका EBIT कितना है x EBIT 45 लाख है। यहाँ पे भी कितना लिख देंगे 45 लाख। दोनों ऑप्शन में आपका EBIT कितना माना जाएगा 45 लाख माना जाएगा। इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इंटरेस्ट था क्या ब्याज, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, जीरो था तो यहाँ पे बिल आ जाएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो ब्याज कितना था 15 लाख, तो मैंने यहाँ पर ये कितना लिया 15 लाख, तो ये मेरा बच गया EBT। ये तो कितना 45 लाख और ये कितना बच गया 30 लाख। क्लियर हो गया? अब इसमें से EBT में से अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या घटाएंगे टैक्स, और टैक्स रेट मेरी कितनी थी 50%, तो इसका 45 लाख का 50% 22,50,000 हो गया और इधर 15 लाख हो गया। ठीक है? अब टैक्स गया, अब ये क्या बचा EAT, और EAT कितना बचा 22,50,000 और 15 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखिए EAT में से मैंने फॉर्मेट में लिखाया था क्या घटाते हैं लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका भी नहीं है। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर्सन में होगी तो उस पर क्या होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकलेगा। क्लियर हो गया? तो ये लो ये भी निकाल गया, तो ये कितना आ गया 22,50,000 और ये कितना आ गया 15 लाख। क्या आ गया 15 लाख। तो देखिए ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जगह का अभाव है
तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और फॉर्मेट में मैंने पूरा लिखा है। इसमें किसका मान लेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पे कितने थे, 3 लाख। कहां दे रखा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन 30 बराबर से इक्वल फर्स्ट ऑप्शन, इसके इधर जाता है कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो इधर कितना दे रखा है, 2 लाख। जैसे ही आप इसमें भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो इसमें भाग देंगे तो 7.5 रुपए, और 22,50,000 में भाग दो, भाग 3 लाख, वही कितना है, 7.5। देखिए तो दोनों में तटस्थ है कि दोनों का ईपीएस इक्वल टू कितना है, इसका भी 7.5 आ रहा है, इसका भी कितना है, 7.5 आ रहा है। तो देखिए जब भी तटस्थ बिंदु कैलकुलेट करना है, या आपसे वो तटस्थ बिंदु बोल के ईपीएस भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया है, आसानी से एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि विचाराधीन एक नवीन परियोजना पर 300 लाख रुपए पूंजी व्यय की आवश्यकता है। आवश्यक कोषों की प्राप्ति पूर्णतः 100 रुपए वाले समता अंश या 200 लाख रुपए मूल्य के समता अंश और 100 लाख रुपए मूल्य के 15% ब्याज पर ऋण से की जा सकती है। कर की दर 50% है। अंशों में विनियोजकों को दोनों विकल्प तटस्थ रख सके, तटस्थ रख सके, तटस्थ बिंदु पूछा है, तटस्थ बिंदु पूछा है। तो मैंने फॉर्मूला तटस्थ बिंदु में यही बताया था कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस x - r1 1 - t - pd1 x - r2 1 - t - pd2 बटा n, इधर भी बटा n। यहां मैंने बताया था x का मतलब क्या होगा, EBIT कैलकुलेट होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां देखिए n2 क्लियर। तो देखिए यहां x EBIT आया, r1 का मतलब मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट प्रथम विकल्प में ब्याज की दर, और इधर r2 का मतलब द्वितीय विकल्प में ब्याज की दर। यहां पर प्रथम विकल्प में समता अंशों की संख्या, अगर पर्सन में कोई भी पर्सन है और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दे रखे हैं तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को भी ले सकते हैं n1 और n2 की जगह। क्लियर हो गई बात। या तो पर्सन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं, अगर वो नहीं दे रखे हैं तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को भी ले सकते हैं। हो सकता है किसी पर्सन में एक शेयर की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो फिर आप इक्विटी शेयर कैपिटल भी यहां ले सकते हैं। जैसे मैं यहां 300 लाख ले लेता, अब यहां 200 लाख ले लेता। क्लियर हो गई। तो मैंने सॉल्यूशन किया तो मेरा EBIT कितना आ गया, 45 लाख आ गया। जैसे ही आपका EBIT कैलकुलेट होगा तो आपको ऑप्शन फर्स्ट डालना है, ऑप्शन सेकंड डालना है, और ऑप्शन फर्स्ट में और सेकंड में आपको फॉर्मेट लिखा दिया, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, EPS कैलकुलेट करना है। और EPS बोले तो अर्निंग पर शेयर, EPS बोले तो अर्निंग पर शेयर। क्लियर हो गई बात ये। तो ये अपना एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे जो सेकंड क्वेश्चन भी है वो भी आपका कौन सा है, इसी का है, तटस्थ बिंदु का है। आप सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको आ भी जाएगा। पहले आप इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। जब भी आप ऑडिट और मैनेजमेंट के कोई भी प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें। एक बार नहीं पढ़े, 2 बार पढ़े, 2 बार भी समझ में नहीं आ रहे तो 3 बार पढ़े, और फिर उसमें से कुछ चीजें ऐसे देखिए मैंने यहाँ निकाली, पूर्णतः समतांश कितने, 300, 200 के समतांश, 100 के ऋण पत्र। तो ये चीजें निकाल लें और फिर आपसे जो पूछा है उसका फॉर्मूला पुट करें, और जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है उसका मान रखें, और जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी उसकी वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सॉल्यूशन 100% सही होगा। क्लियर है?